पाठ है मेरे संग की औरत। तो इस पाठ की व्याख्या तो मैं लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आप लास्ट वाले वीडियो में जो मैं बताई थी, जो व्याख्या हुआ था, आप अवश्य उसको ठीक से समझे होंगे। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप NCERT ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। NCERT ऐप से आपको किताब जो है पूरा NCERT की किताब, सारी किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बिना किताब की पंक्तियों के आपको असुविधाएं हो सकती है। तो ये चूंकि ये पाठ बड़ा है, मैं ये पहले ही बोली हूँ कि इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग अपने परिचित 8 महिलाओं के संबंध में यहाँ पे बातचीत की है, ठीक है। तो ये कल हम लेखिका की नानी के बारे में देख रहे थे, जो कि उसकी हम चारित्र्य विशेषताओं को हम देखते हैं, जो बर्दाश्ती महिला थी, जो कि धर्मपरायण थी, अनपढ़ थी, पारंपरिक भारतीय नारी थी। और वो उसके पति जो थे अर्थात लेखिका के जो नाना जी थे वो विलायती थे। विलायती थे कहने का अर्थ है वे विलायत से बैरिस्टरी को पढ़कर आए थे। तो विलायत से बैरिस्टरी को पढ़ के आने से उनमें विलायती रहन सहन जरूर था। उनके रहन सहन में उनकी जो जीवन शैली, उनके जो रहने का और उनके जो चाल चलन था तो वो विलायतियों जैसा था। और वे जो थे वो काफ़ी मतलब उनकी जो भावनाएं थी, ठीक है, जैसे भारतीयों की भावनाएं होती है वैसी नहीं, उनकी भावनाएं बहुत खुले भावने वाले थे उनके नाना जी, लेकिन उसकी नानी वैसी नहीं थी, ठीक है। और उसके रहन सहन का मतलब लेखिका के जो नाना जी थे उनके रहन सहन का नानी के रहन सहन पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नानी ने कभी भी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को, अपनी इच्छा कि किस बात की इच्छा है, ठीक है, इच्छाओं आकांक्षाओं को कभी भी अपने पति अर्थात लेखिका के नाना जी से जिक्र नहीं किया। कभी भी उन्होंने मांग नहीं की कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे करके उन्होंने कोई मांग नहीं की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लेखिका की जो नानी है, लेखिका की नानी काफ़ी साधारण महिला थी, पर्दाशी महिला थी। वो अपने पति को मानती अवश्य थी, किंतु पति के रहन सहन को कभी भी अपने पर लगने नहीं दिया। वो बिल्कुल भारतीय महिला थी, पारंपरिक भारतीय महिला थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अब आगे क्या है वो हम देखते हैं। ये नानी के संबंध में हम थोड़ा कुछ जान देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। पेज नंबर है 14, 14 नंबर पेज है, लेखिका का 14 नंबर पेज। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोड़ हो उठी। नानी जो थी काफी शांत प्रकृति की महिला थी, किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी। लेकिन जब नानी को यह संदेह हुआ कि अब उसकी मृत्यु बहुत पास है, किंतु उसकी इकलौती बेटी जो कि अभी उसकी उम्र 15 वर्ष है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उसकी शादी की चिंता उसकी नानी को, लेखिका की नानी को होने लगा। कहने का तात्पर्य है कि लेखिका की माँ की शादी, लेखिका मृदुला गर्ग, उसकी माँ उसमें 15 वर्ष की थी। तो उस लेखिका की नानी काफी बीमार थी और उसे ऐसा संदेह हो रहा था कि शायद उसकी मृत्यु बहुत निकट है, शायद उसकी मृत्यु उसे गले लगाए। तो उस समय उसे क्या हुआ, चिंता हुआ कि उसकी इकलौती बेटी जो कि 15 साल की है, उसकी शादी कब तक नहीं हुई है, उसकी शादी की फिक्र होने लगी। तो वो मुंह जोड़ हो उठी, मतलब वो बात की, मतलब जो बात कभी नहीं करती थी, ऐसी महिला जो अनपढ़ थी, जो कभी किसी के सामने आकर बात नहीं करती थी, अब वो बात करना शुरू की। मतलब अपने एकदम आत्मविश्वास के साथ और दबाव के साथ कि ये मुझे चाहिए, ये करना है, ऐसे दबाव के साथ और आत्मविश्वास के साथ अब नानी भी बोली। क्या बोलती है? नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। लेखिका की नानी ऐसी थी जो अपने पति से भी ठीक से बात नहीं करती थी, अपनी इच्छा अनिच्छाओं का इजहार कभी अपने पति से नहीं करती थी। उसने लेखिका के नाना जी से, मतलब नानी ने नाना जी से कहा कि वो उनके मित्र, मतलब नाना जी के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। नानी जो थी उसने अपने पति से कहा, मतलब नाना जी से कहा कि वो किससे, कि उनके मित्र, नाना जी के मित्र स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था प्यारेलाल शर्मा, उससे वो बात करना चाहती है, उनसे वो मिलना चाहती है, ठीक है, और वो अवश्य उनसे मिलना चाहती है, जल्द ही मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। नानी की इस बात को सुनकर, अवश्य नानी मुंह जोड़ हो गई थी। नानी के इस बात को सुनकर
परिवार के सारे लोग हैरान हो गए थे, सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि उसमें इतना साहस, इतना आत्मविश्वास। वो एक पढ़ाए मर्द से बात करना चाहती है, प्यारे लाल जी से बात करना चाहती है। जिस परदानसी औरत ने पढ़ाए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। जो मैंने भी बताया कि वो इतनी परदानशी थी जो अपने पति से ही बात नहीं करती थी, अब पढ़ाए मर्द से वो बात करना चाहती है। किंतु वक्त बहुत नाजुक था। लेखिका की नानी का समय अंतिम समय था। लेखिका की नानी अब बहुत जल्द ही मरने वाली थी, तो उसकी नाजुक हालत को देखते हुए परिवार वालों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सभी सोच रहे थे सभी हैरान थे कि वो क्या कहना चाहती है एक पराये मर्द से। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। नाना जी ने नानी से एक भी प्रश्न नहीं किया कि क्या बात है, कभी तो तुम्हें मैंने नहीं देखा कि तुम मेरे दोस्त से बात किए हो, अभी क्या जरूरी है कि उस अजनबी से तुम्हें बात करने की आवश्यकता पड़ गई, क्या बात है, ऐसे करके नाना ने नहीं पूछा। वक्त की कमी, नानी के पास वक्त बहुत कम था, नाना जी इस बात को समझे थे। तो नाना जी ने अपनी पत्नी की जीवन के जिंदगी की वक्त की कमी को देखकर और नाजुक समय को देखकर, क्योंकि अभी ज्यादा बातचीत करना, डांट फटकार करना या बहुत अधिक बोलना हो सकता है कि उसकी नानी के लिए अभी सेहत के लिए अच्छा ना हो, तो नाना जी ने नजाकत स्थिति को देखकर और नानी के जीवन की कमी को देखकर, जीवन के वक्त की कमी को देखकर नाना जी ने कुछ नहीं कहा और उनसे वायदा किया कि वो अवश्य ही अपने मित्र से मिलाएंगे। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और नाना जी कोई भी सवाल जवाब अपनी पत्नी से नहीं किए, मतलब नानी जी से नहीं किए, और वो फौरन जाकर अपने दोस्त को बुलावा भेजे और अपने दोस्त को बुलाकर लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिए। और जैसे कि उसकी पत्नी ने कहा था कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, ये मुझे चाहिए ही, मेरी इस इच्छा को पूरी की जाए। तो नाना जी ने बिल्कुल वैसा ही किया, अपने उस मित्र को बुलाकर लाए और अपनी पत्नी के पास उसे क्या कर दिया, पत्नी के हुजूर में उसे पेश किया, मतलब पत्नी के सामने उसको उपस्थित भी किया। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था। नानी का पराये मर्द से बात करना ये सबको हैरान कर दिया था, सारे दंग हैरान थे। लेकिन पराये मर्द से जो बात नानी ने कही उसे सुनकर तो लोग और आश्चर्यचकित हो गए, परिवार वाले सारे लोग और हैरत अंगेज थे। उन्होंने कहा, प्यारे लाल शर्मा से नानी ने क्या कहा सुनो, उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो। मतलब साहबों के, नानी ने क्या कहा समझ ही गए। नानी प्यारे लाल शर्मा से कहती है कि आप मुझे, मेरी जो हालत है बहुत नाजुक है, कभी भी मुझे कुछ हो सकता है, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी बेटी के लिए वर आप तय करेंगे। प्यारे लाल शर्मा से नानी ये वचन लेती है कि मेरी बेटी के लिए वर आप ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे पति जो हैं वो साहब हैं, वो विलायती ढंग में क्या है, अपने को रखते हैं, उनकी रहन सहन विलायती हो गई है। और अगर मैं अपने पति को मेरी बेटी की शादी का दायित्व दूं तो मेरे पति जो हैं उनका साहबों से उठना बैठना है, वो अवश्य ही साहब के किसी फर्मा बरदार अर्थात साहब के किसी अंग्रेज के चेले को ही लेकर आएंगे, ऐसे भारतीय को पकड़ लाएंगे जो किसी अंग्रेज का ही क्या करता हो, चापलूसी करता हो। तो ऐसे लोगों से मैं अपने, ऐसे किसी व्यक्ति से मैं अपनी बेटी का शादी करना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए ऐसा कोई व्यक्ति चाहती हूँ जो कि आपकी तरह स्वतंत्रता सेनानी हो। उसकी नानी के कहने का तात्पर्य यही था। कौन कह सकता है, आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। और लास्ट में कहती है कि आप जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी हैं, मैं तो अपनी तरह ही एक स्वतंत्रता सेनानी, एक देशभक्त, एक देश के सिपाही, होनहार, अच्छा एक देश का सिपाही
जो इस देश के लिए है, जिसमें देशभक्ति की भावना बढ़ी नहीं हो, जो देश के लिए मरता मिटता हो, ऐसी लड़के से मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए, आप मुझे वचन दीजिए। अंतिम वक्त में नानी ने नाना जी के सामने नाना जी के मित्र से इस वचन को ले लिया। इसका अर्थ क्या हुआ? नानी जो थी, नानी की आत्मा में, नानी की अंतरात्मा में देशभक्ति की भावना कुट कुट कर बढ़ी हुई थी। भले ही नानी सड़क पर निकलकर नारेबाजी ना करती हो, वो अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता सेनानी ना रही हो, किंतु उसके मन में देश के प्रति देशभक्ति अवश्य थी। वो अंग्रेजों से और अंग्रेजी शासन से वो घृणा करती थी, उसकी अपेक्षा करती थी, ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति क्या हो, जिस तरह से उसके पति अंग्रेजों के फरमाबरदार थे, अंग्रेजों के चापलूस थे, उसके पति अपने जैसे ही एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाए उसकी बेटी के लिए, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी एक सच्चा स्वतंत्रता सेनानी से, जिसके मन में सच्चे अर्थ में देशभक्ति की भावना हो, एक वैसे व्यक्ति से, एक वैसे लड़के से उसकी बेटी की विवाह हो। मतलब नानी भी जो थी उसमें क्या थी? देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, ठीक है। जो वो सामने तो नहीं आई, सामने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वो सामने तो प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसके अंतर मन में ये इच्छा थी, ये भावना थी। आगे कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। जो औरत अपनी आजादी की बात नहीं सोचती थी, जो औरत उसे घर में जैसा रखा गया था वो घर में वैसे ही रहती थी, ठीक है। पारंपरिक महिला मन के घर में थी, सभी की सेवा करती थी, घर का कामकाज करती थी, अपनी स्वतंत्रता और अपनी इच्छाओं की बात वो कभी किसी से नहीं कहती थी, किंतु उसके मन में देश की आज़ादी का जुनून जो था वो अब समझ में आया कि वो देश में अंग्रेजों के जो अंग्रेजी शासन का चलना और देश में अंग्रेजों का जो प्रभावशाली अंग्रेजों का प्रभाव होना देश में, ये वो नहीं चाहती थी। वो हर हालत में चाहती थी कि उसका देश, भारत देश जो है वो जल्द आज़ाद हो जाए। तो उसके मन में जो देश की आज़ादी का इतना जुनून था, इतना नशा था, वो अब पता चला। नानी जो थी देशभक्ति की भावना, नानी जो थी उसमें भी देशभक्ति की भावना थी, वो भी देशभक्ति, अप्रत्यक्ष देशभक्ति, वो हमेशा चाहती थी कि देश में जल्दी से क्या हो जाए, देश जल्दी से आज़ाद हो जाए। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होगी। लेखिका कह रही है कि बाद में लेखिका जब बड़ी हुई तब समझी कि नानी जो थी वो अपने निजी जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में भी वो आजाद ख्याल की थी, ठीक है। उसके अपने जीवन में भी उसके जो ख्यालात थे वो आजाद थे। किस तरह देखे जनाब, ठीक है उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर थी। लेखिका कह रही है कि नाना जी अवश्य चाहते थे कि नानी के जीवन में भी या नानी के रहन सहन में भी क्या हो, इतना भारतीयता न हो, विदेशियों की तरह या पश्चिमी संस्कार जैसा पश्चिमी संस्कृति में जिस तरह से लोग जीते हैं वैसा रहन सहन हो। लेकिन नानी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि नानी के मन में देशभक्ति की भावना बढ़ी हुई थी। नानी को अपने देश से गर्व था, नानी को अपनी संस्कृति से गर्व था, नानी को अपने देश के आचार विचार से, ठीक है, अपने देश के जो संस्कार संस्कृति, ठीक है, देश की सभ्यता से उसे गर्व था। तो वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो विलायतियों की तरह या पश्चिमी देशों के संस्कार को अपनाए। तो उसने नाना जैसे भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन वो अपने जीवन को बिल्कुल एक सच्चे भारतीय की तरह जीती थी। तो ये उसके लिए आजाद ख्यालात थे, ठीक है। नाना के प्रभाव में आकर या नाना के दबाव में आकर उसने अपने को बदला नहीं। इसका मतलब हुआ कि नानी अपने निजी जीवन में वो निजी ख्याल वाली थी, अपनी जिंदगी में भी अपने निजी जीवन में वो आजाद ख्याल की थी। लेखिका का ये कहना है। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। लेखिका कह रही है कि पारंपरिक अवश्य थी, वो घरेलू थी, ठीक है, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी
कुछ ज्यादा ही थी। वो कहना चाह रही है कि अपनी तरह से जीने में एक आजादी जरूर है, ठीक है। वो अपनी तरह से जीती थी, वो भले ही पारंपरिक थी, वो घरेलू थी, ठीक है, वो धन परायण थी, पति की बातों को मानती थी, लेकिन उतना तक ही मानती थी जहाँ तक मानने में उसकी भारतीयता खत्म नहीं होती है, उसकी देशभक्ति पन खत्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ उसे लगता है कि नहीं, इस बात को मानने से वो अपनी देश के संस्कारों का या देश के अपनी संस्कृति का अपमान होता है, संस्कार का अपमान होता है, वो उस जगह पर आकर वो नाना की बात को नहीं मानती थी। तो इस दृष्टि से वो आज़ाद ख्याल थी। अपने जिंदगी को उसने, अपनी निजी जिंदगी को बिल्कुल उसने अपनी तरह से ही जिया था, आजादी से जिया था। आगे, खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इंतजाम में बैठने से रोक दिया गया था। पहले हम यहाँ तक देख लें। तो लेखिका कह रही है कि लेखिका की माँ जिसके लिए नानी ने अपने पति के मित्र से वचन लिया था कि अपनी तरह, प्यारेलाल शर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अपनी तरह वो भी उसकी बेटी को एक स्वतंत्रता सेनानी से ही विवाह करवाएंगे। तो बिल्कुल ही उस वचन के अनुसार ही प्यारेलाल शर्मा ने उसकी माँ के लिए, मैंने लेखिका की माँ के लिए शादी के लिए एक ऐसा वर ढूंढा जो कि पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थे और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण ICS, जो अंग्रेजों की ओर से विदेश में, जो अंग्रेज सरकार की ओर से जो परीक्षा होती थी, जिसे लंदन में जाकर देना पड़ता था, ICS, ठीक है। तो ICS की परीक्षा को बैठने नहीं दिया गया था क्योंकि ये संपूर्ण रूप से ये अंग्रेजों के अधीन वाला एग्जाम था, परीक्षा था, ठीक है। तो भले ही वो आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे, आज़ादी के आंदोलन में थे, देशभक्ति अवश्य ही ले रहे थे, किंतु वो ये बहुत होनहार विद्यार्थियों का ये परीक्षा होता है, तो वो ICS की परीक्षा को वो आजमाना चाहते थे। तो ICS की परीक्षा का वो फॉर्म भी भरे थे, किंतु उन्हें बैठने इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में जाकर आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसीलिए लेखिका के पिताजी काफी पढ़े लिखे थे, होनहार थे, इतने होनहार थे कि वो ICS की परीक्षा तक की तैयारी भी किए थे और ICS की परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी उन्हें बैठने नहीं मिला क्योंकि वो आजादी के आंदोलन में सम्मिलित थे। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था, लेखिका कह रही है, पुश्तैनी पैसा माने पूर्वजों की पैसा। लेखिका कह रही है कि जिस तरह से लेखिका के नाना जी बहुत बड़े आदमी थे, नाना जी के पास बहुत पैसा था, मैंने लेखिका की माँ जो थी वो बहुत बड़े परिवार से आई थी, बहुत रईस परिवार से आई थी, ठीक है। किंतु लेखिका के जो पिताजी थे उनके पास पुश्तैनी पैसा एक ढेला भी नहीं था, मतलब पूर्वजों की पैसा नहीं थे, ठीक है। लेकिन तो पिताजी जो थे उन्हें पुश्तैनी तौर पर या पूर्वजों का रखा हुआ धन दौलत उन लोगों के पास नहीं था, तो बहुत ही साधारण परिवार से थे। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। माँ, लेखिका अपनी माँ की बात कह रही है। लेखिका कह रही है कि लेखिका की माँ बेचारी अपनी माँ माने लेखिका की नानी, तो लेखिका की नानी जो थी वो देशभक्ति की, सबको थोड़ा ध्यान से समझना है ताकि ये घुल-मिल ना जाए, ठीक है। तो लेखिका जो है, लेखिका कह रही है कि लेखिका की माँ जो थी, लेखिका की माँ पर एक तो अपनी माँ और गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के विचारों का प्रभाव भी लेखिका की माँ पर पड़ा और अपनी माँ मतलब लेखिका की नानी के विचारों का प्रभाव भी था। इस कारण लेखिका की माँ का जीवन जो था वो काफी बड़े आदमी की बेटी थी, क्योंकि लेखिका के जो नाना जी हैं, लेखिका के जो नाना जी जो है वो काफी बड़े आदमी थे, उनके पास बहुत रुपए पैसा था। इसलिए लेखिका की माँ बहुत बड़े घर से आई थी, तो बड़े घर से आते हुए भी लेखिका की माँ पर सादा जीवन यापन का ही प्रभाव था, क्योंकि लेखिका की माँ जो थी वो अपनी माँ जो कि देशभक्त थी और गांधी जी, इन दोनों के प्रभाव से वो प्रभावित थी। इस कारण काफी सादा जीवन जीती थी, एकदम सिंपल सा लाइफ, एकदम सीधा सादा सरल जीवन वो जीती थी, किंतु ख्यालात काफी क्या थे, ऊंचे ख्यालात रखने पर मजबूर, ख्यालात बहुत ऊंचे थे। मतलब कैसे ख्यालात होने चाहिए
कि साहित्य चर्चा होना चाहिए, संगीत की चर्चा होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का होता है ना, हम बहुत सारी रूढ़ियों को मन में बैठाए रखते हैं, बसाए रखते हैं, मन में किसी प्रकार की रूढ़ी को स्थान नहीं देना, किसी प्रकार के गलत प्रथाओं को स्थान न देना, तो ये ऊंचे ख्यालात हुए। तो लेखिका के माँ के मन में ऊंचे ख्यालात थे, मतलब आजाद, वो भी आजाद ख्यालात की महिला थी, ठीक है। देश की आज़ादी वो भी अवश्य चाहती थी, लेकिन सादा जीवन को वो क्या करती थी, सादा जीवन को वो सही कहती थी, ठीक है। और उसके मन में किसी प्रकार की रूढ़ी या कुप्रथाएं जो थी उसे ग्रहण करने वो नहीं देती थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी, लेकिन माँ काफी दुबली पतली थी। चूंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कर सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया था। हम पहले ही ये वादा कर चुके थे कि हम सारे विदेशी वस्तुओं का हम क्या करेंगे, हम बहिष्कार कर देंगे। गांधी जी के कहे हुए रास्ते पर चलती थी। तो खादी हमारा अपना होता था, ठीक है। खादी हमारा अपना भारतीयों का उत्पादन है खादी, तो वो खादी के वस्त्रों को लेखिका की माँ भी पहनती थी। सारे स्वतंत्रता सेनानी खादी के वस्त्र ही पहनते थे, किंतु खादी जो है वो भारी भी होता है। तो लेखिका की माँ काफी दुबली पतली थी और खादी के साड़ी को पहनने में वो चनका खा जाती थी, मतलब वो जैसे गिर जाती थी, उसका भार उसे सहा नहीं जाता था लेखिका की माँ से, ठीक है। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। लेखिका की माँ जो थी वो रात भर जागकर खादी की साड़ी को पहनने का प्रयास करती थी, अभ्यास करती थी। प्रयास माने कोशिश, अभ्यास माने जिसे हम रोज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती थी, अभ्यास करती थी, प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो ससुराल में से साड़ी पहनना पड़ता था। तो ससुराल में दिन में ताकि किसी प्रकार के किसी विकट परिस्थिति का अचानक अगर वो सही तरीके से साड़ी को नहीं पहनेगी तो किसी के भी सामने उसका साड़ी सरक सकता है। तो ताकि लोगों के सामने उसे शर्मिंदगी ना होना पड़े, तो वो रात जगकर वो अपने खादी की साड़ी को पहनने का प्रयास करती थी, ताकि दिन में सब कुछ परिस्थिति सही रही। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं है, वे व्यंग है, ठीक है। अब लेखिका अपनी दादी की बात कर रही है। साधारणतः जो दादी होती है वो लेखिका की माँ को जो है, मतलब लेखिका की माँ की सास, ठीक है। तो लेखिका की माँ की जो सास, मतलब लेखिका की जो दादी है, वो उसे थोड़ा कहती थी, ठीक है, थोड़ा उसे कहती थी जैसे ऐसे कि लेखिका की माँ काफी नाजुक थी, वो काफी बड़े परिवार से आई थी, उसे काम काज करने का इतना अनुभव नहीं था, ठीक है। घर में इतना काम तब उसे करना भी नहीं पड़ता था। तो इसलिए ससुराल में, चूंकि ससुराल में इतने नौकर चाकर भी नहीं थे, क्योंकि ससुराल वाले काफी साधारण थे। लड़का जो था वो, मैंने लेखिका के पिताजी काफी होनहार थे, काफी पढ़े लिखे थे। तो होनहार, पढ़े लिखे और स्वतंत्रता सेनानी लड़के से उसकी शादी अवश्य हुई, अच्छा वर से शादी अवश्य हुआ था, उसका वर बहुत अच्छा था। लेकिन जो है घर में इतनी नौकर चाकर ना होने के कारण लेखिका माँ से काम काज तो होता नहीं था। वो काफी नाजुक स्वभाव की महिला थी। तो कभी कभी उसकी सास उसकी नजाकत को देखकर कहती, जैसे कांच के बर्तन हम लोग क्या करते हैं, बहुत नाजुकता से हम पकड़ते हैं, हम उसे बड़ी सावधानी से साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसको हम पोंछते हैं, पोंछने के बाद उसे हम ऊपर में कहीं उठा कर रख देते हैं। छीके मतलब जो लोहे के बने हुए जो शिकंजे होते हैं, जहाँ पे हम टंगा कर रखते हैं, ठीक है, ताकि किसी का हाथ ना लगे, टूट ना जाए, ठीक है। तो लेखिका की सास कभी कभी लेखिका की माँ को कहती है कि हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोछी और छीके पर टांगे ऐसी वस्तु है जिसे नाजुकता से पकड़ो, आराम से उसको साफ करो, फिर उसको पोछो और उसे पर जैसे हम लोग कांच के बर्तनों के साथ करते हैं ना, तो नाजुकता से हम पेश आते हैं। तो बिल्कुल उसकी माँ के साथ माँ की नाजुकता को देखकर, नजाकत को देखकर लेखिका की सास उसको इस तरह से चिढ़ाती थी, उसको इस तरह से व्यंग करती थी। गनीमत यही थी कि किसी ने भी छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, और यही कारण है कि लेखिका की माँ कामकाज में इतनी कुशल नहीं थी, तो लेखिका की माँ से कोई काम करवाता भी नहीं था, सभी उसे अलग ही रखता था, ठीक है जी। ओ हो जाए करो, जो नहीं होता है मत करो,
कोई उन्हें छीके से नहीं उतारता था। छीके मने ऊपर में टंगा हुआ, मने वो अगर आराम से रहती थी तो कोई उसे कष्ट नहीं देता था, कोई उस पर दबाव नहीं डालता था कि तुम्हें ये काम करना ही है, तो उसे सभी आराम से ही रखते थे। क्योंकि लेखिका की माँ से होता नहीं था, तो ससुराल वाले भी कभी उसे छीके पर से उतारने की कोशिश नहीं की। मतलब कोई नहीं, कभी नहीं, किसी ने भी उसे दबाव नहीं डाला कि तुम्हें ये काम करना ही है, तुम घर की बहू हो तो करना है। तो इसके पीछे कारण भी होगा, शायद हम आगे बढ़ते देखते हैं। हो सकता है कि उसके पिताजी विलायती रहन सहन के थे, बहुत सारे अंग्रेजों के, प्रभावशाली अंग्रेजों के मित्र थे उसके पिताजी। उसके पिताजी के पास रुपये पैसे बहुत थे, वो रईस घर की थी। हो सकता है कि ये भी कारण हो सकता है, इसीलिए लेखिका की माँ को कोई कभी कुछ कहता नहीं था, उसे सभी आराम से ही रखता था। आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। देखो, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े परिवार होते थे, जो बड़े बड़े परिवारों के आदमी होते थे, वैसे वाले आदमी होते थे, वो खास खास अंग्रेजों से अपनी दोस्ती रखते थे। अंग्रेज उनके घर उठते बैठते थे और ऐसे परिवारों को दूसरे लोग जो साधारण परिवार के होते हैं वो काफी सम्मान करते थे। अरे बाप रे, ये लोग तो काफी बड़े आदमी हैं, उनका अंग्रेजों के साथ उठना बैठना है। तो यहाँ पे लेखिका कह रही है कि क्यों नहीं की? उसे छीके पर से उतारने की कोशिश कोई क्यों नहीं की? उसकी माँ को, उसकी माँ से कोई क्यों नहीं कुछ कहता था, कोई दबाव नहीं डालता था कि आपको ये काम करना ही है, सभी उसे आराम से ही रखा था। इसका कारण ये दो वजह थी। एक ये कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह, हिंदुस्तान के तमाम, ठीक है, लोगों की तरफ तमाम लोग जो थे उन्हें उसके ससुराल वाले भी अंग्रेजों से अभिभूत थे। ठीक है, मतलब साहबों से खासे अभिभूत थे। जिनके घर में साहबों का आना जाना था उनको वे काफी बड़े मानते थे, उन्हें सम्मान करते थे। तो लेखिका की माँ के जो ससुराल वाले थे, मतलब लेखिका के जो दादाजी का घर था, वे लोग भी ऐसे परिवारों से और ऐसे साहबों से काफी अभिभूत थे कि भाई साहब से इसके नाना जी का, अर्थात जो बहू है उसके पिताजी जो है साहब से इनका उठना बैठना है, ये पक्के साहब हैं, ये विलायत से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जो बहू है उसके पिताजी जो है वो विलायत से पढ़ के बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं, पक्के साहब हैं, उनके रहन सहन में विलायती है, उन वे काफी रईस हैं, उनका साहबों से उठना बैठना है। और शासन जब अंग्रेजों का है तो अंग्रेजों के अधीन तो हम थे ही, और जिन भारतीयों का अंग्रेजों से उठना बैठना था उन भारतीयों को दूसरे भारतीय भी सम्मान करते थे। तो यही कार्य था कि लेखिका के माँ को कोई दबाव नहीं डाला जाता था ससुराल वालों की ओर से कि तुम्हें ये काम करना है। तो वो नाजुक थी, वो नजाकत में रहती थी, तो उसे लोग उसे और आराम से लोग रखते थे, उसे अच्छी तरह से रखते थे। तो लेखिका इसकी दो कारण बताई। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। ठीक है, लेकिन कह रही है कि उसके नाना जी जो थे वो सिर्फ ऐसे ही हिंदुस्तानी थे, लेकिन चेहरे मोहरे देखने में, लिखाई पढ़ाई में और रंग ढंग में सब कुछ में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। तो लेखिका क्या कह रही है, बहुत खास बातें लेखिका ने कहा। लेखिका का कहना है कि हमारे देश के ही जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश के ही जो देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, ठीक है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, आज़ादी की जंग लड़ने वाले जो सेनानी थे, वही अंग्रेजों के खास प्रशंसक थे। गांधी जी लड़ाई लड़ते थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन गांधी जी के भी बहुत सारे अंग्रेज मित्र थे, गांधी जी में भी बहुत सारे अंग्रेजों के प्रशंसक थे, उठना बैठना था, नेहरू जी का भी था। तो वैसे ही लेखिका के जो दादाजी का घर है वो लोग भी क्या करते थे, भले ही अंग्रेजों ने क्या बना के रखे हो, भले ही अंग्रेज पूरे भारत को गुलाम करके रखा हो, किंतु लेखिका के पिताजी के घर वाले भी अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। तो यही कारण है कि अंग्रेजों के प्रशंसक होने के कारण ही अंग्रेजों के साथ लेखिका के नाना जी का उठना बैठना था, इसलिए नाना जी का काफी सम्मान था। नाना जी की बेटी अर्थात लेखिका की माँ, अर्थात उस घर की बहू, इसका भी काफी सम्मान था। हर
पहला लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर कटता रहे दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। लेखिका कह रही है कि उसके पिताजी, यहाँ पे पिताजी की बात हो रही है कि लेखिका कह रही है कि लड़का भला था, मतलब उसके पिताजी काफी भले आदमी थे, पढ़ाई में बहुत होनहार थे, ठीक है, और आजादी की लड़ाई लड़ता था, किंतु जेब में शोहरत नहीं था, जेब में पैसा नहीं था, पुश्तैनी पैसा नहीं था, घर की अवस्था बहुत ही साधारण थी। ऐसे में रईस ससुर का दबदबा लेखिका के परिवार में था, मतलब लेखिका के पिताजी के घर में, लेखिका के दादाजी के घर में या लेखिका के पिताजी के घर में लेखिका के नाना जी का दबदबा था, क्योंकि पैसा शोहरत सब कुछ उसके नाना जी के पास था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। देखिए लेखिका ने क्या कहा। लेखिका कह रही है कि एक आन बान शान वाले साहब ने, ठीक है, लेखिका अपने नाना जी की बात कह रही है। यहाँ पर आन बान शान वाले साहब और कोई नहीं, लेखिका के नाना जी हैं, जो जिनके आन बान काफी साहबी थे। तो आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। कहने का अर्थ है, यहाँ पर ठीक से अभी लिखा हुआ नहीं है, एक आन बान शान वाले साहब ने एक सिरफिरे लड़के को, ठीक है, तो ऐसा जो कि एक ऐसा लड़का जो कि काफी साधारण था, जो कि काफी साधारण जीवन जीता था, ऐसे एक लड़के को अपनी नाजुक जान, मैंने लेखिका की माँ काफी नाजुक थी, काफी रईस परिवार में थी और काफी सावधानी से उसका पालन पोषण किया गया था, ऐसे नाजुक जान वाली लड़की को सौंपी थी। ये एक रोमांचक कथा ही हो सकता है। लेखिका और भी कहती है कि ये रोमांचक बड़ी कथा ही हो सकता है जहाँ पे लड़की काफी रईस हो, काफी नाजुक हो, काफी बड़े परिवार की हो और जो लड़का हो वो बहुत साधारण हो। ये बड़ी कथा ही है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, सनक भरी मतलब पागलपन से भरा हुआ, सनक मतलब पागलपन। तो लेखिका यहाँ पे कह रही है कि लेखिका की नानी की वो आखिरी ख्वाहिश थी जो कि पागलपन से भरा हुआ था कि मेरी बेटी की शादी एक किससे होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी से होना चाहिए। तो नानी की सनक भरी इस आखिरी ख्वाहिश को और नाना जी की रजामंदी, नानी की ये सनक भरी आखिरी ख्वाहिश थी, एक इतने बड़े घर की बेटी जिसकी विवाह के लिए नानी ने बहुत ही ऊंचा परिवार जो कि साहबों से तालमेल रखता हो, जो कि साहबों के साथ उठता बैठता हो, ऐसे परिवार की बात नहीं की। नानी ने एक स्वतंत्र सेनानी परिवार की बात की थी और अच्छा लड़का की बात की थी। जरूरी नहीं था कि वो रईस के साथ शादी किया जाए, लड़का सिर्फ अच्छा होना चाहिए और स्वतंत्र सेनानी होना चाहिए। तो ये नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी इच्छा थी, जिसे नाना जी ने रजामंदी नाना जी ने मान लिया था। तो ये रोमांचक, ठीक है, ये उपकथा ही हो सकती है, ये रोमांचक उपकथा ही हो सकती है, उपकथा ही हो सकती है जो कहानी की तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी, मतलब कहानी के रोमांच को और गाढ़ा बना चुकी थी। कहानी में बहुत रोमांच ला दिया था ये घटना। एक नाना जी जो थे वो काफी साहबी थे, काफी साहबी ढंग में उठते बैठते थे, ठीक है, विलायती ढंग में उठते बैठते थे। नानी जो थी वो खास पारंपरिक भारतीय महिला थी। इसके रहन सहन में जो था, नाना जी के रहन सहन में काफी फर्क था। तो नानी जो थी वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी हो एक ऐसे लड़के से हो जो कि स्वतंत्रता सेनानी हो। ये नानी की आखिरी ख्वाहिश थी जिसे नाना जी ने रजामंदी दी थी और शादी भी हुई, ठीक है। ऐसे में इसलिए यहाँ पे लेखिका कह रही है कि नाना जी ने अपनी नाजुक जान लड़की को एक सिरफिरे लड़के, जो उस समय से होनहार था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जिसके पास पुश्तैनी धन दौलत नहीं था, जो बिल्कुल साधारण था, जिसके पास रुपए पैसे नहीं था, ऐसे लड़के को अपने उसने नाना जी ने अपनी नाजुक जान लड़की सौंपा था। तो नाना जी का दबदबा उसके परिवार में तो था ही, तब लेखिका के पिताजी के परिवार में नाना जी का काफी दबदबा था, काफी प्रभाव था। दूसरी वजह थी कि उसकी नानी की
दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। शख्सियत मतलब व्यक्तित्व, ठीक है। पहला तो कारण था, यहाँ पे दो कारण लेखिका ने बताया। एक तो कारण था कि लेखिका के पिताजी के जो घर वाले थे वो आर्थिक दृष्टि से उतने सुदृढ़ नहीं थे, ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो लेखिका की जो माँ थी वो काफी बड़े घर से थी, और साथ ही लेखिका के जो नाना जी थे वो साहब थे, पूरे साहबों से उठना बैठना था। तो वैसे परिवार की लड़की एक कारण था, और दूसरा कारण था कि दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। माँ की अपनी शख्सियत अर्थात माँ की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे बड़ी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। लेखिका कह रही है कि उसकी माँ बहुत सुंदर थी, काफी नाजुक थी। उसकी माँ में गैर दुनियादारी मतलब दुनियादारी में दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी भी, काफी ईमानदार थी, निष्पक्ष थी। वो कोई भी बात अगर वो कहती थी निष्पक्ष होकर, किसी के पक्ष में जाकर नहीं, जो सही वो कहती थी। तो ये सारे उसमें सद्गुण थे, इतनी सारी अच्छी बातें उसकी माँ में थी। उसकी माँ का व्यक्तित्व इतना समृद्धशाली था। तो ये भी एक कारण था लेखिका की माँ को कोई भी छीके पर से नहीं उतारता था, कोई भी घर के किसी काम के लिए दबाव नहीं डालता था, कोई बुरा बर्ताव नहीं करता था, कोई ऊंचा नहीं बोलता था। तो इससे उसकी माँ परी जात से कम, परी जैसी एक परी में इतने सारे गुण होते हैं, उसकी माँ परी से कम नहीं लगती थी, परी से कम महत्वपूर्ण या कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उसकी माँ में ये सारे गुण हैं। स्टूडेंट्स, लेखिका की माँ के हम लोग चरित्र को देखें, लेखिका की नानी को देखें, लेखिका की माँ को देखें, थोड़ा बहुत दादी को भी देखे हैं, लेखिका के पिताजी का परिवार कैसा था, ठीक है, क्या कारण था कि लेखिका की माँ को इतना महत्व दिया जाता था लेखिका की माँ के ससुराल में, ये सारा कारण हम देखेंगे। इन सबको अंडरलाइन करना है, अपने से इन्हें प्रश्न बनाकर इन सारे को लिख कर रखना है। अदरवाइज जब ये पार्ट जब खत्म होगा उसमें सारा घुल मिल जाएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर उस समय एक दूसरे से जो है मिल जाएंगे, तो उस समय आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा और यहाँ पे मैं पढ़ के आज को खत्म करूंगी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। देखो, उसकी माँ घर में अवश्य कोई काम नहीं करती थी, उसकी माँ पर कोई दबाव नहीं था, ससुराल वालों से कोई दबाव नहीं था। लेकिन अगर ससुराल वाले कभी कोई राय लेते थे, घर में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता होती थी, उसकी माँ से सभी जरूर पूछते थे। ससुराल वाले उसे काफी सम्मान देते थे। उसकी माँ को उसकी माँ की राय जरूर मांगी जाती थी। उसकी माँ की बात को, उसकी माँ के निर्णय को, उसकी माँ के विचार को, उसकी माँ के सिद्धांत को जरूर सभी लोग सुनते थे। और उसकी माँ जो बात कह देती थी, जो निर्णय दे देती थी, उसे पत्थर की लकीर की तरह माना जाता था, मतलब कोई उसे टालता नहीं था। तो उसकी माँ को अपने ससुराल में उसकी सास भले ही चिढ़ाती थी, मतलब ऐसे कुछ कहकर व्यंग करती थी उस पर, उसके नाजुक होने पर, लेकिन उसकी सास और ससुराल के दूसरे लोग भी लेखिका की माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते थे। उस पर कोई दबाव नहीं दिया जाता था और सभी उसकी बात को मानते थे, उसकी राय जरूर लेते थे, ठीक है, और उसकी राय को पत्थर की लकीर की तरह माना जाता था। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इतना हम इसको पढ़ लेना जरूरी है, रीडिंग कर लेना जरूरी है। मैं ये व्याख्या बताई, ये एक्सपेंशन बताई, ठीक है। तो इसके बाद भी इसको पढ़ने की आवश्यकता है, आप इसको पढ़िए और इसको समझिए अपने से, ठीक है। और पार्ट बहुत बड़ा है, हो सके तो पूरे पार्ट को पढ़ लीजिए, ताकि जब मैं एक्सप्लेनेशन या आंसर बताऊंगी उसमें आपको सहूलियत रहेगी, आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो है ठीक से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसको पढ़ के रखिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।